के साबिक DGISPR जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। ISPR का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया है। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इत्तला 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR का कहना है कि मुलजिम के सियासी अनासिर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें बड़ी खबर के हवाले से कि साबिक DGISPR जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। इसी पर बात कर लेते हैं डायरेक्टर नॉट बेनजीर मेहदी से। जी बेनजीर, बताइएगा कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है, क्या कमेंट करना चाहेंगी इस पे? बिल्कुल, ये सज़ा हो गई है और ये एक जिसे कहते हैं एग्जाम्पल सेट हुई है कि चाहे वो खुफिया इदारों के सरबराहान हो या कोई भी हो, वो आइन और कानून से बालादस्त नहीं है। और इसके अलावा इसमें जो एक अहम जो इसमें स्टेटमेंट जारी की गई है ISPR की जानिब से, इसमें ये कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने से मुबैना किरदार और दीगर पहलू अलग से जो है वो ज़ेर तफ्तीश है। और इसमें जो आखिरी लाइन है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक सवालात को जन्म देती है, जिसमें ये कहा गया है कि रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात पर मज़ीद तफ्तीश जारी है। देखिए, ये जो इक़दामात हैं, अब ये सवाल है कि ये अब कौन से इक़दामात हैं, ये कौन से ऐसे जो रियासत को नुकसान पहुंचाया गया कि 9 मई की बात की जा रही है। और अगर ये 9 मई की बात की जा रही है तो इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाई है। जिस तरह का बयानिया क्रिएट किया जा रहा है PTI की जानिब से और उनके एक्स अकाउंट की जानिब से, और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी DGISPR की और जिस तरह की वो पूरी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस किरदार पर कि जो अपोजिशन जमात इस वक्त मुल्क में अदा कर रही है, जो इंतहाई नेगेटिव है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, और मुल्क जो है वो तसादुम और अनार्की की कैफियत के वक्त की तरफ बढ़ रहा है। और वो उस वक्त बढ़ रहा है कि जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। तो अब मजीद जो इसमें जो हिडन जो क्वेश्चंस हैं, यानी जो इसके अंदर छुपे हुए हैं, वो जारी हैं। और अगर ये जो हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं, जो सियासी जो इसमें उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो दरकार है। देखिए, जो कहा गया ना, मुल्क में जो इसमें जो मजीद तफ्तीश जारी है, जो सियासी मुलव्विस होने का या रियासत को नुकसान पहुंचाने का, तो रियासत को नुकसान पहुंचाने के अगर आप ताने वाने सुने देखे जाएं तो वो 9 मई से जाके मिलते हैं। और 9 मई के केसेस में जो है वो कुछ सजाएं दे दी गई थी, कुछ को बरी कर दिया गया था और कुछ अभी भी बाकी हैं। तो इसमें अब ये है कि अब ये PTI की लीडरशिप को बड़े एक तहम्मुल के साथ ये चीज़ देखनी होगी कि वो किस तरह अपने आप को इन सब चीज़ से निकालते हैं और खुद को ये साबित करें कि अब वो रियासत के वफादार हैं। अब जो बात है वो उस चीज़ से निकलकर बहुत आगे चली गई है कि मेरी सियासत तुम्हारी सियासत और ये हमारा मुल्क, ये चीज़ से निकल के बहुत आगे चली गई है।
बड़ा इसको एक स्मार्टली हैंडल करने की जरूरत है। और देखें, जहां तक मिलिट्री लीडरशिप है उसने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, चाहे उनके अपने अंदर का ही अपनी खुफिया एजेंसी के सरबराह ही क्यों ना हो, अगर वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे और चाहे वो उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप के दबाव में आकर ही क्यों ना की हो, अगर वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो उनके लिए भी सजा जो है वो मौजूद है। और आज जो है वो पाकिस्तान की तारीख में एक एग्जाम्पल सेट हुई है कि अगर कोई भी लिमिट को क्रॉस करेगा और सीक्रेट आर्मी एक्ट की वो जो एक होता है उसको क्रॉस करेगा, तो उसके लिए जो है वो सजा तैयार है। किसी को भी है वो किसी को भी लूज जिसे कहा जाता है, किसी को भी एक खुला हाथ नहीं दिया जाएगा। 15 माह जो ये इन्वेस्टिगेशन हुई, तकरीबन 1 साल से ज्यादा, इसमें तमाम पहलुओं को बहुत तफसील से मद्देनजर रखा गया। जो करप्शन के केस हैं, 4 मुकदमात हैं टोटल, और जो करप्शन के केस थे वो, और उसके अलावा मैंने जैसे अभी जिक्र किया था टॉप सिटी का था, और दूसरे थे अपने इख्तियारात से का गलत इस्तेमाल। ठीक है बेनजीर, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। दूसरी तरफ हमें एंकर पर्सन है आफ्ताब मुगेरी, उन्होंने ज्वाइन किया है। आफ्ताब मुगेरी, क्या कहना चाहेंगे? फैज हमीद को सियासी मुदाखलत महंगी पड़ गई, क्योंकि अगर हम देखें तो 2018 के इंतखाबात के बाद भी पीटीआई हुकूमत ने 2019 में फैज हमीद को सरबरा आईएसआई मुकर्रर किया था, फिर 2 साल से जायद अरसे तक आईएसआई के सरबरा भी रहे, और उसके बाद फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए हल्फ की पासदारी ना करने का भी इल्जाम लगाया गया है। और अभी जो सिचुएशन है, अता तारड़ ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा है कि फैज हमीद रिटायरमेंट के फौरी बाद पीटीआई के सियासी मुशीर भी बन गए थे और उन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी भी और सियासी सरगर्मियों में भी मुलविस हैं। तो ये सारे इल्जामात उन पर लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि रिटायरमेंट के बाद भी वो मुआवनत कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि बानी पीटीआई के बाद पीटीआई की कमान इन कंट्रोल जो थी वो फैज हमीद के पास ही थी। अगर बात की जाए तो मुतअद्दा कई रहनुमाओं के साथ वो राब्ते में भी थे और बराह रास्त उनको इंस्ट्रक्शन भी देते थे, और बैरून मुल्क जितने भी एहतजाज हो रहे थे और प्रेशर डेवलप करवाए जा रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं फैज की ही फैज था कि जिस तरह से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत को किसी भी तरह अंडर प्रेशर लाया जाए और इंटरनेशनली और नेशनली एक माहौल क्रिएट किया जाए, जिसे जो है आने वाले वक्त में जो है कहीं ना कहीं हुकूमत और इदारे कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पे जाते हुए नजर आए। मगर वो उनकी ख्वाहिश और वो इमा जो है वो पूरी नहीं हुई, और शानदार तरीके से जो है अफवाज पाकिस्तान और उस वक्त की जमहूरी हुकूमत ने बिल्कुल जो है भरपूर उसका दिफा किया और उन लोगों को जवाब दिया। अता तारड़ की आपने जिक्र किया, बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह कहा कि इनकी कोशिश थी कि वो रिटायरमेंट से पहले जो है कहीं ना कहीं जो सर्व किया था उन्होंने कोर कमांडर, उसके बाद उनकी ख्वाहिश थी कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। और ये भी मैसेजेस बहसियत सहाफ़ी जब हम निजी महफिलों में या प्राइवेट कहीं ना कहीं मुलाकातें होती थी कई रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो तो कहते थे कि ये 5 साल और अगले 5 साल और अगले 5 साल हम तय करेंगे कि पाकिस्तान समेत जो पाकिस्तान की दफाई और जो है फॉरेन पॉलिसी और दुनिया से ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। आप समझें कि अब जो है PMLN का और पीपल्स पार्टी का वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो उस वक्त इतना गुरूर और इतना आगे जाके जब वो बात करते थे तो हम भी समझते थे कि अब होगा तो होगा क्या, मगर देखें अल्लाह की लाठी बेआवाज है और डिसिप्लिन इदारे हैं जिन इदारों ने फैसला किया। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि अब कम से कम दुनिया समेत उन सिपाहियों को भी आज पता लग गया कि यहाँ पर जो एहतसाब का अमल है वो इस डिसिप्लिन फोर्सेस में इक्वल है और माजी में भी रहा है। मगर आज फैज हमीद ज़ेर बहस इसीलिए भी हैं कि वो उस सियासी पार्टी की नजर चढ़ गए जिस वजह से है, नहीं तो माजी में भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं कि पाकिस्तान की अफवाज डिसिप्लिन के तहत कई लोगों को जो है कोर्ट मार्शल भी कर चुके हैं और उनको सजाएं भी दे चुके हैं, और वो भी हमारे सामने खबरें वक्तन आती रही हैं। मगर फैज की खबर इसीलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि फैज एक पार्टी से ना चाहते भी खुद को इस तरह से जोड़ लिया था कि वो समझ रहे थे कि शायद फैज और बानी पीटीआई एक पेज पे होंगे तो आने वाले वक्त में जो है इदारों पर और पार्लियामेंट पे एक काबिज होकर और आगे जो है जो जमहूरी फोर्सेस हैं दीगर उनको जो है साइडलाइन कर और वो अपने ही एक तर्ज अमल पर
मुल्क के अंदर एक सियासत करना चाह रहे थे, जो कि सियासत उनको महंगी पड़ गई। जी ठीक जी। है। साबिक डीजी ISPR जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। जी बेनजीर, आपसे जानना चाहूंगी कि फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में भी मुलविस रहे हैं और अभी उन इल्जामात भी लगे हैं, तो क्या कॉमेंट करना चाहेंगी? देखिए, जैसे अभी हमारे साथी एंकर ये बड़ी तफसील से आपको बता रहे थे जी। कि वो उस वक्त जो एक ताकत का नशा था, उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप थी और उस वक्त जो फैसले किए गए थे, जैसे तालिबान से मुज़ाकरात की बात की गई थी और ऑन बोर्ड सबको लाया गया था, ये ऐसी गलतियां हैं कि अगर जिनका तदारुक नहीं किया जाए, जिनका अगर हम अब तक उनको आइडेंटिफाई ना करें तो फिर गलती से गलती ही निकलती चली जाएगी। क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं कौमों की जिंदगी में। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ऐसी लोगों बड़ी बड़ी जो कौमें हैं, नेशंस हैं दुनिया के अंदर, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि जहाँ पे गलतियां होती रही हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको सही की तरफ जाते हैं, ना कि आप अकड़ के और दूसरी तरफ की जाते। सीधा सीधा सा एक रूल है। देखें, जो जिंदा कौमें होती हैं ना, जो जिंदा लोग होते हैं, जो जिंदा लीडरशिप होती है, उसके अंदर झुकाव होता है, उसके अंदर मफाहिमत होती है। ये दुनिया का असूल है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इसको ये पढ़ाया जाता है, ये निसाब का हिस्सा है। जो अकड़े हुए जो लोग होते हैं ना, वो अकड़े हुए तो सिर्फ बड़ा चीजें होती हैं। तो अगर अभी भी वही अकड़ और वही चीज आपकी बरकरार है और अब मुल्क को देखें, अगर दो चीजों को हमें साथ में ना रखने की जरूरत है। उस वक्त जो हुआ वो हमारे सामने था, जैसे अभी बता रहे थे हमारे एंकर, और अब जो हो रहा है वो, इन दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन करें और इन दोनों के ताने बाने मिलाएं तो ये चीज जो है खड़े हुए तो उसी जगह है। मतलब अकड़ तो वही है, समझ तो वही है, मिसकैलकुलेट जो चीजों को किया था वो वही है। देखिए, जिसका एक सियासतदान जो बड़ा इदराक रखता है चीजों का, वो इस चीजों को उसको पता होता है कि कब कौन सी चीज को कहाँ पे किस तरह से हैंडल करना है। आपने अगर किसी चीज को उस वक्त की जो वजीर आजम थे, उन्होंने हर चीज को मिसकैलकुलेट किया। सियासत में हमेशा यही होता है कि आप जब वो उरूज पे होते हैं तो आप जबरदस्त होते हैं, मगर जब आपका जवाल शुरू होता है तो यही सियासत आपको जब जमीन पे उठा के पटकती है ना, तो फिर अच्छे अच्छों की चीखें निकल जाती हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री है। तो उन्होंने उनको जो पटकना था ना, वो याद नहीं रहा, उन्हें लोगों के उरूज याद रहे। उनकी आप तकरीर देखें, उनकी चीजें देखें, बेवकूफी और सिर्फ अनापरस्ती और खुद परस्ती। और अब जो कौम को जिस नहज पर, जिस तरह पे उस पर लाके खड़ा किया हुआ है, जिस नेगेटिविटी की तरफ लाके नेगेटिव नैरेटिव बनाकर खड़ा किया हुआ है। ठीक है बेनजीर, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। आफ्ताब मुगैरी हमारे साथ लाइन पर हैं। आफ्ताब, बताइएगा कि फैज हमीद को सियासत और बगावत की सजा मिली है, जराए से पता चला, और साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से होगा। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम खबर है कि जो सजा दी गई है वो बड़ी अहम है, मगर इसके साथ साथ जो बगावत और जो इस वक्त जो इदारों ने जो फैसला किया है, जो कि बड़ा अहम फैसला है, मैं समझता हूँ कि इस फैसले से कहीं ना कहीं जो है फैज हमीद समेत उनके जो मुआवनत कर रहे थे, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो उनके साथ इस पूरे के पूरे अमल में शामिल थे, अब उनके लिए भी एक जो है शिकंजा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से पहले भी हमने बात कही थी कि 9 मई समेत जो वाकयात हुए दरपेश और बैक टू बैक, अगर बात की जाए केपी में, सिंध में, पंजाब में, तो उनमें वाकयात में ना सही पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और दुनिया में वो जो मनाजर दिखाए गए और देखने में आए, तो उससे जो है कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने अपने लोगों पर जो है जिस तरह से उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ये चाह ऐसे रहे थे, कोशिश ऐसे कर रहे थे। उस वक्त जो प्लानिंग की गई थी कि अफवाज पाकिस्तान और सिविलियन को लड़ाया जाए, मगर उस वक्त जो अस्करी क़यादत थी, उन्होंने जो फैसला किया और बैकफुट पे गए कि अपने लोगों के साथ उलझना नहीं है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चंद जो लोग थे जिन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह जो है तमाम उन
आर्मी और जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जगह हैं उन पर हमला करके और दुनिया में ये खबर एक जो है आग की तरह फैल जाए, और वो फैली भी, और उसका नतीजा जो निकला वो आपके सामने है। कहीं ना कहीं अब जो है उनके लिए भी ये जो है इस वक्त बायज़ परेशानी होगी आज के दिन की खबर कि अब शिकंजा उस सियासी तौर पर उधर भी जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ 9 मई के वाकयात में कई रहनुमाओं को जो है अभी भी अंडर ट्रायल है, और कुछ जो रहनुमा है वो जेलों का भी सामना कर रहे हैं, मुकदमों का भी सामना कर रहे हैं। मगर मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब सिविलियन अदालत के साथ साथ फौजी ट्रायल में भी उनको लाया जाएगा, और उन पर भी जो जिन्होंने फैज के साथ मिलकर ये जो तमाम मामला किए उनका भी शिकंजा तंग होता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर तय है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि समझते थे कि मुल्क के अंदर एक सियासी जो एक नया एक फार्मूला इंट्रोड्यूस कराने जा रहे थे वो तो फेल हो गया, मगर अब उनके लिए जो है ये शिकंजा मजीद तंग होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आफ्ताब मुगैरी साहब ये बताइएगा कि 2 बातें की गई हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भी कोशिश की गई है और दूसरी रियासत को नुकसान पहुंचाने की, तो क्या इस पर फैसला आ गया है या इस पर फैसला आना भी बाकी है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो फैसला इस वक्त सामने आया है वो उसको ही हम जो है यकीनी तौर पर ये एक डिसिप्लिन फोर्सेस का फैसला है, और वो फैसला जो अब तक हमारे सामने आया है वो बड़ा है। मगर इसके साथ साथ जो मजीद जो चीजें आनी हैं उनका जो है इंतजार ही करना पड़ेगा। पहले जिस तरह से DGISPR ने कहा था, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल के होने के नाते नाते और जिम्मेदार सहाफी के होने के नाते जो हम वो खबर दें जो अब तक हमारे पास इत्तलात हैं। मसला यही आता है कि जब बैरून मुल्क बैठे हुए वो भगोड़े जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर अपनी मुख्तलिफ एक्सपर्टी जाहिर करते हुए और ऐसी खबरें देते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, उस तरह से गैर जिम्मेदारी वाली खबर से मैं गुरेज ही करूंगा कि पहले अगर कोई ऐसी खबर दे रहे जो कि उसका जो है इदारे से बराह रास्त कोई ताल्लुक न हो, तो मैं समझूंगा कि हम जो जिम्मेदार सहाफी हैं उनका फर्ज आयद होता है कि कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली खबर ना दी जाए। ठीक है, फैज हमीद के खिलाफ अपने नाज़रीन को अपडेट करें और बताते चलें कि आपको अपडेट करें कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया था और उनके खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। एक दफा फिर रुख कर लेते हैं बेनजीर मेहदी का। जी बेनजीर, बताइएगा कि फैज हमीद से जुड़े जो जनरल सियासी हैं, सियासी जो लोग हैं, उनको किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, जनरल फैज हमीद से जुड़े हुए सियासी लोग कौन हैं? पहले तो ये है कि उस वक्त जो था वो वज़ीर आज़म कौन था? जाहिर है वो बानी PTI थे, और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो स्टोरीज बाद में सामने आई हैं, वो उसके बाद जैसे अभी इमरान साहब अभी जो है वो हमारे एंकर जो है वो बात कर रहे थे कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो वहाँ उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उस वक्त बुशरा बीबी की कहानियाँ सामने कि जिस तरह वो पॉलिटिकल एडवाइजर बन गया। और देखिए, सबसे अहम इसमें चीज़ ये होती है कि जो हसास इदारों के सरबराहान या इनके जो लीडर जो इनके ऑफिस होते हैं, उनसे वो एक अहद भी लिया जाता है कि वो अगर अपनी टेन्योर उनका ख़त्म हो भी जाए, वो रिटायर हो भी जाए, तो तब भी जो है वो उस वक्त जो मुल्क के राज होते हैं वो कभी किसी से डिस्कस नहीं होंगे, कभी किसी से बात नहीं की जाएगी। पॉलिटिकल जो सियासी लोग हैं उनको उनका काम करना होता है और इनको इनका काम करना होता है। तो बाद में जो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने जिस तरह जो है वो उन्होंने जिस तरह एडवाइजर का काम सर अंजाम दिया और जिन लोगों को दिया, अभी तो ये तो अभी ये वो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये वो चीजें हैं कि जो अभी खुलनी बाकी हैं और ये बहुत जल्दी खुल जाएंगी। हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल मुल्क में एक तसादुन की कैफियत है, और जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या उससे पहले जिस तरह PTI के सोशल मीडिया ने टारगेट किया हुआ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे इदारों को, रियासत को, जिस तरह वो खिलाफ गए हुए हैं, तो अब जो सियासी टेम्परेचर है या जो रियासत की तरफ जो एक जो कैफियत जो बन रही है, ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है, वो
कुछ बहुत अच्छी डेवलप होती भी नजर नहीं आ रही। अनटिल एंड अनलेस के जो लोग बाहर हैं, लीडरशिप इस वक्त पीटीआई की, वो कोई बोल्ड डिसीजन ले, कोई अक्लमंदाना फैसला करे, मिलकर बैठकर बात करें। अगर अभी भी इस तमाम तर मुश्किल हालात में भी वो यही रट लगाए जाएंगे कि हमें मुलाकात का वक्त दिया जाए, हमें मुलाकात का वक्त दिया जाए, तो फिर मुझे मामला जो है वो हल होते हुए किसी भी सूरत नजर नहीं आ रहा है। मगर ये बात तो अंडरस्टूड है कि अगर फैज हमीद को जो है वो सजा हो गई है तो उनके साथ उस वक्त की जो लीडरशिप मुलव्विस थी उनके खिलाफ भी जरूर कार्रवाई होगी। ये एक अंडरस्टूड बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि कहानी में 4 किरदार हों और उस कहानी के एक किरदार को सजा दे दी जाए और बाकी 3 को छोड़ दिया जाए। ये एक नेशनल फेनोमेना है कि ये एक जिसे कहते हैं बिल्कुल ही ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त मैं आफ्ताब मुगीरी आपका तबसरा भी जानना चाहूंगी कि जो 2 बातें की गई हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई है, तो इससे रिलेटेड जो सियासी लोग हैं इनका मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? यकीनन जी, जैसे बेनजीर ने बात की कि जो बैरून मुल्क बैठी हुई क़यादत है और जो मुल्क के अंदर बैठी हुई क़यादत है और खासतौर पर वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी समेत जो कह सकते हैं कि KP समेत जो है जो इस वक्त सामने क़यादत है उनको मिल बैठना पड़ेगा और कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि अब भी जो अगर देखा जाए कि आए दिन जिस तरह से बेनजीर ने कहा कि जिद पे कि जो है मुलाकात करनी दी जाए और बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए, और कुछ दिन पहले जो है जो है खबर आई कि बानी पीटीआई को मुंतकिल करने की भी बात हो रही थी कि शायद मत जेल या दीगर जेल में शिफ्ट करने की भी बात की जा रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये सियासी पारा जो है कम से कम इस मौसम में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठंडा करना पड़ेगा और पाकिस्तान की सियासत में कहीं ना कहीं तो ये मिसाल दी जाती है कि कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दोस्त, ये भी तो होता है। और माजी में भी अगर आपने देखा तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ और PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जितना खला था और जितनी इल्जाम तराशी थी और कहीं ना कहीं वो बैठे और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और वो आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आज भी अगर सिंध में पंजाब में कहीं ना कहीं सियासत और जमहूरियत को आगे बढ़ाने में उनका अहम रोल है। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं बैठना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। इससे आगे अगर नहीं बढ़ते तो फिर यकीनी तौर पर एक सियासी मामलात और बराह रास्त अगर आप इदारों पे चल दौड़ेंगे तो फिर इदारे भी अपना दिफा करने के लिए कहीं ना कहीं हक रखते हैं। अगर हक की बात की जाए तो अभी भी जैसे मैंने पहले कहा कि अफवाज पाकिस्तान एक डिसिप्लिन फोर्सेस है और उन्होंने जो है बहुत हद तक जो है मुल्क के अंदर पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल और इदारों के ऊपर इल्जामात की जो सियासत है उनसे गुरेज की है और साइड पकड़ी है। उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कहीं ना कहीं इदारे कमजोर हैं। यकीनन नहीं, पाकिस्तान के इदारे और जो पाकिस्तान की अफवाज है वो यही समझती है कि ये लोग हमारे हैं। उनको अगर बहकाया गया है और उनको गलत समझाया गया है तो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी जो नरमी बरती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ापन है पाकिस्तान के जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का, इदारों का, जिस तरह से खास तौर पर एक ग्रुप चढ़ दौड़ता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर आम जिंदगी में जलसों में हो, ये ज़ेब नहीं देता। माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जेलों में रही, सलाखों के पीछे रही, मगर उस तरह से उसके बयानात इस तरह से जो है आज जो नजर आ रहे हैं वो नहीं नजर आए। तो अगर आप कहीं नहीं पाकिस्तान मुस्लिम यून के जो है ऊपर जो कठिन वक्त आया तो उस वक्त भी एक लिमिट थी, एक रेड लाइन थी, उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम यून ने भी क्रॉस नहीं किया। अब जो क्रॉस होते हुए ये क़यादत नजर आ रही है तो वो जो है बड़ी खतरनाक है। तो इस खतरनाक अमल के तरफ जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। मगर यहाँ पर ये जो फैज हमीद वाली आज सजा है, मैं समझता हूँ कि ये आगे जाके मजीद जो है जो उनके जो सलाहकार थे, जो एडवाइजर थे या उसमें शामिल थे, उनका भी शिकंजा तंग होगा और शिकंजा तंग होता है तो मजीद जो है आने वाले दिनों में ये जो खबरें आएंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो अच्छा साइन नहीं होगा। ठीक है मुगीरी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर भी फिर एक तूफान बदतमीजी पैदा होगा तो उसकी रोकथाम के लिए भी अब क्या इकदाम किए जाएंगे?
देखें, अब फैसला तो कर चुकी है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। पिछले दिनों जिस तरह से आदिल राजा को जो है पाकिस्तान की हवालगी की लंदन को जिस तरह से उन्होंने बात की कि हमें वो दिया जाए, क्योंकि वो और खास तौर पर और समेत जो कई और लोग हैं जो अमेरिका और दीगर ममालिक में बैठकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के लिए झूठे खबरें हैं और जो है रॉ फंडेड और इंडियन चैनल पे जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक पाकिस्तान और बरतानिया और कई ममालिक के बीच में एक मुआहदा है जिसपे जो है हवालगी वाली अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आदिल राजा और कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान को मिल जाते हैं और हवालगी हो जाती है तो मैं समझता हूं कि बड़ा एक अच्छा साइन होगा। मगर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला कर लिया। अगर आप देखें तो अब चंद दिनों में जब आपने डंडा उठाया और आपने ओवरसीज पाकिस्तानी और उन जो हैंडलर्स थे इनके जिनके अकाउंट भी एक्ट्स ने वाजे कर दिए कि वो कहां कहां से हैंडल होते हैं, यानी कि हिंदुस्तान, यूएई और बरतानिया, अमेरिका और इवन के इसराइल से बराह रास्त उनके लिंक नजर आए। तो पाकिस्तान के इदारों ने जब डंडा उठाया, पाकिस्तान की हुकूमत ने जब डंडा उठाया, तो अब उस तरह से रवानगी तो सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रही है कि अगर जो माजी में नजर आई है। मगर अभी भी अगर सख्ती बरती जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो आके सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो खबरें देते हैं तो उनका शिकंजा तंग होगा और मजीद करना भी चाहिए। मगर यहाँ पे तय है कि जो बैरून मुल्क जो इनके हैंडलर बैठे हुए हैं जो किसी के इमा पे ये काम कर रहे हैं, उनसे सवाल इतना किया जाए कि क्या आप बरतानिया की हुकूमत के खिलाफ, बरतानिया के इदारों के खिलाफ ये सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी तरह अमेरिका, रशिया और इसराइल, इवन के हिंदुस्तान के अंदर अगर मोदी सरकार और अफवाज के खिलाफ कोई बात करता है तो वहां पर भी यानी कि उनके आइन के मुताबिक उनको सजाएं दी जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उनको सजाएं दी जाती हैं। आफ्ताब मुगरी लाइन पर ही रहिएगा। बेनजीर आपकी जानिब बढ़ूंगी और यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, इसका मौकिफ में जानना चाहूंगी आपसे कि जो सोशल मीडिया पर भी फिर एक तूफान बदतमीजी पैदा हो जाएगी, तो इसकी रोकथाम के लिए अब क्या इकदाम किए जाएंगे? अभी जैसे आफ्ताब साहब कह रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया माजी की मिसालें देकर बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की उन्होंने बात की। तो बहरहाल बात आप तसादुम क्या करेंगे? आप ये सोचते हैं कि आप इनकलाब में आएंगे, पहले आपके अपने अंदर पार्टी के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई है उसको तो समेट लीजिए। और दूसरी बात ये कि कैटेगोरिकली जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त मैंने उनसे सवाल भी किया था कि जब उनके सेक्रेटरी इत्तलात या उनका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो अहमियत का हामिल होता है हर जगह पर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई इदारा हो, उसमें उनका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो ये अब बयानिया लेके चल रहा है कि जी हम तो जो हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको हम ओन ही नहीं करते, उनको तो जो बाहर से हैंडल हो रहे हैं उनको हम ओन ही नहीं करते, हमारा तो जो सारा का सारा जो नैरेटिव है वो हमारे इंफॉर्मेशन की तरफ से जो है वो जाता है। और मेरी बड़ी तफसीलन इस बारे में बात भी हुई है और हमारे प्रोग्राम में भी आके उन्होंने कई बार कहा है। कल भी उनके डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल आए हुए थे मेरे प्रोग्राम में कि जिन्होंने यही बात कही है। अब ये बात है कि देखें वो खुद लीडरशिप खुद या तो परेशानी का शिकार है, वो बच्चे जिनको बदतमीज बनाया गया था, जिनको रियासत के खिलाफ खड़ा किया गया था, अब वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो उनको भी गालियां देते हैं और वो अब रियासत के जिस तरह खिलाफ है। तो सोशल मीडिया पे तो वो एक जो तूफान बदतमीजी और वो जिस तरह से बताया गया है कि देखिए यहाँ से एक आता है पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया आता है, पाकिस्तान के खिलाफ एक सोशल मीडिया की जो तशहीर की जाती है और जिस तरह जहर आलूद मवाद की जो है वो बात की जाती है, क्या कोई पाकिस्तानी बाहर जाके उसको डिफेंड कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। और जिस तरह उसको इंडियन मीडिया उठाता है, वो इंडियन मीडिया कि जिसने वॉर में हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ, जिन्होंने वो जिसे कहते हैं ना कि लाहौर में बंदरगाह जो है वो दरियाफ्त करवा दी थी, ठीक है, तो ये वो इंडियन मीडिया है कि जो ना तहकीक करता है ना कुछ, वो चीजों को उठाता है और फिर बानी PTI की बहनों का वहां पे जाके इंटरव्यू देना, वो एक सवालिया निशान है। तीसरी बात ये कि फिर वो वहां से अफगान मीडिया उसके पीछे आ जाता है। ये दो ही दुश्मन है ना खत्ते में पाकिस्तान के, जो कि गठजोड़ करके बैठे हुए हैं अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करके। तो फिर ऐसे लोगों को, ऐसा जो लोग हैं, अगर हम थोड़ा सा ये सॉफ्ट अपने दिल में कॉर्नर ला के ये भी सोचते हैं कि यार ये वो लोग हैं कि पाकिस्तानी, तो फिर वो कैसे पाकिस्तानी है कि जो अपने मुल्क के खिलाफ, देखें अगर आप पाकिस्तान है,
हर पॉलिटिकल पार्टी है, जो जमात है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, या जो भी पार्टी हो, उसके नाम के पहले पाकिस्तान लगता है ना। अगर पाकिस्तान है तो आपकी सियासत है, आपकी सारी गठजोड़ है, बिल्कुल आपकी आपने सारी सही कहा चीजें हैं। बेनजीर के पाकिस्तान है तो हम सियासत हम है। सब और हैं। ठीक है बेनजीर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि अब एक वाज़ेह पैगाम आया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और पाक फौज में कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पर हो लेकिन वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा जो फैज हमीद के दौर में होती थी। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए यही बिग पैगाम आया है और कोई भी सियासत में मदाखलत किसी को करनी भी नहीं चाहिए। हर एक की अपनी डोमेन है, आपका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हर शख्स का काम होता है ना, चाहे वो एक घर हो, चाहे वो इदारा हो या जो भी हो, सबके अपने अपने काम होते हैं, अपनी अपनी लिमिट्स होते हैं। और जो अपनी लिमिट क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, और ये जो हसास इदारों का काम है, ये कोई आम काम नहीं है। ये जो काम है ये इंतहाई जिसे कहते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनके पास होती हैं। अब देखिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से पहले और आगे पीछे कोई भी चीज जो है वो पब्लिक नहीं की जाती है। बहुत सारी चीजें हमें भी पता होती हैं जब हम जाहिर है कि ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें भी पता होती हैं कि कहाँ पे क्या चीज होने जा रही है, बट हम भी उसको कभी भी आके पब्लिक नहीं करते। एज अ जर्नलिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको जब वो हो जाए उसके बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वक्त से पहले इंफॉर्मेशन कोई बाहर आ जाए तो वो एक जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है उस सारी चीज को, सारी प्लानिंग को। तो ये जो सियासी, ये जो खुफिया जो इदारे हैं, हमारी इंटेलिजेंस इदारे हैं, चाहे वो आईबी हो गए, चाहे वो आईएसआई हो जाए, तो ये तो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। इनके तो लोगों को पॉलिटिकल लीडरशिप से उतना ही राब्ता रखना चाहिए। जाहिर है ये रिपोर्ट करते हैं, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं और आर्मी चीफ को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर उतनी ही बातचीत नहीं रखनी, उतना ही रिपोर्ट करना चाहिए और उतनी ही चीज करनी चाहिए जो इनकी लिमिट्स में आता है। अगर ये अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं फिर वो रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं और फिर वो फैज हमीद बन जाते हैं, जो कि अब एक नई जो है वो तारीख पाकिस्तान में लिखी जा चुकी है। बिल्कुल ठीक है बेनजीर, आपका बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। आफ्ताब मुगेरी एंकर पर्सन हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।